हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया स्टोरी वर्ल्ड में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए रिया स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। CH1 प्लीज मुझे उनसे बचा लीजिए। दिल्ली, एक बड़े से मेंशन के बड़े से कमरे में एक लड़की बेड के पास वहीं ही फर्श पर बैठे हुए एक बूढ़ी औरत के सीने से लगी हुई जोर जोर से रो रही थी। माई माई, प्लीज मुझे उनसे बचा लीजिए। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मुझे कब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा माई। वो बूढ़ी औरत उस लड़की की पीठ को सहलाते हुए बोली, बस कर मेरी बच्ची, खुद को संभाल। मैं करूंगी ना तेरी मदद। मैं निकालूंगी तुझे यहाँ से। मैं भी तुझे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। कहते हुए उस बूढ़ी औरत की आवाज भी रुंध गई। तभी वो लड़की उस बूढ़ी औरत से थोड़ा दूर हुई और सुबकते हुए बोली, माई, आप मेरी कैसे मदद करेगी? आपको पता है ना वो बहुत ही खतरनाक है। कहीं वो आपको भी कुछ। तो उस बूढ़ी औरत ने प्यार से उस लड़की के छोटे से चेहरे को अपनी हथेली में थामते हुए कहा, मेरी फिक्र तुम मत करो। मैं सब संभाल लूंगी और वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। इतने सालों से मैंने इस घर में काम किया है, तो मैं यहाँ के लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ और उसकी भी। उसे मुझ पर शक भी नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। करोगी ना? उस लड़की ने अपना सिर बड़ी ही मासूमियत से हाँ में हिलाया और वापस उस बूढ़ी औरत के सीने से लग गई। बूढ़ी औरत भी समझ रही थी कि इस वक्त ये लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और बहुत ही सहमी हुई भी थी। उसकी नजरें रह रहकर उस लड़की के छोटे से शरीर पर बने निशानों पर जा रही थी, जिसे देखकर उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस हो रहा था कि कोई कैसे इस नाजुक सी लड़की की ये हालत कर सकता है। उसकी पूरी बॉडी पर बने हुए बाइट के निशान साफ जता रहे थे कि मासूम ने कल कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। कुछ देर बाद जब उस लड़की का रोना अब सिसकियों में बदल गया, तो उस बूढ़ी औरत ने, जिसको सभी लोग कावेरी माई के नाम से जानते थे, उन्होंने कहा, बिटिया हमें जो करना होगा आज ही करना होगा, क्योंकि आज रात वो वापस मेंशन नहीं आने वाला। तो हमारे पास आज की रात एक अच्छा मौका है तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। पहले तुम खुद को थोड़ा संभालो और अंदर से खुद को मजबूत बनाओ, तभी तो तुम यहाँ से दूर जा पाओगी ना। फिर उसे संभाल कर खड़ा करते हुए कहा, चलो अब बेड पर बैठो, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा देती हूँ। उस लड़की के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, जो उसके शरीर को ढकने में नाकाम थे। सिर्फ 2 दिन पहले ही तो वो लड़की इस मेंशन में आई थी और इन 2 दिनों में उसने जो कुछ देख लिया था, वो एक खौफ बनकर उसके दिमाग में बस गया था। वो किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहती थी। कावेरी माई ने बेड साइड की ड्रॉवर से ऑइंटमेंट निकाली और वापस आकर उस लड़की के बगल में बैठ गई और धीरे धीरे उसके जख्मों पर वो ऑइंटमेंट अप्लाई करने लगी। जैसे जैसे कावेरी माई की उंगलियां उन जख्मों को छू रही थी, उस लड़की के मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकल रही थी। कावेरी माई को उन जख्मों को देखकर गुस्सा भी आ रहा था। वो मन ही मन बोली, क्या हालत कर दी इस नाजुक सी बच्ची की। अगर ये लड़की कुछ दिन और इस घर में रही तो पक्का वो इसकी जान ले लेगा। मैं इस मासूम को ऐसे मरने नहीं दे सकती। तभी वो लड़की रुंधी हुई आवाज में बोली, माई दर्द हो रहा है। कहकर उस लड़की ने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। कावेरी माई को समझते देर नहीं लगी कि उस लड़की को क्यों दर्द हो रहा है, इसलिए उसने गहरी सांस ली और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। वो आकर तुम्हें दर्द की मेडिसिन भी दे देंगे और तुम्हारा चेकअप भी कर लेंगी। कावेरी माई की बात सुनकर उस लड़की ने दोबारा अपना सिर झुका लिया। कावेरी माई ने उसके फटे हुए कपड़ों को उतारकर साइड किया और कबर्ड से एक ढीली ढाली शर्ट लाकर उस लड़की को पहना दिया और फिर उसे अच्छे से बेड पर बैठाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, तुम यहाँ थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? और डॉक्टर को भी बुला लेती हूँ, कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाएगी। उस लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाया और ब्लैंकेट को अपने कंधे तक डालकर बैठ गई। कावेरी माई उसके रूम से बाहर आई और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मन ही मन बोली, मैं कैसे मदद करूंगी? कौन है जो उस लड़की को सुरक्षित कर सकता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं उस बेरहम इंसान से इस लड़की को सुरक्षित रख सकती हूँ? तभी कुछ सोचकर कावेरी माई की आंखों में चमक आ गई और वो मन ही मन बोली, हाँ, एक वही है जहां पर वो इसे कभी नहीं ढूंढ सकता और अगर ढूंढ भी लिया तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
मन ही मन कुछ सोचकर कावेरी माई किचन की तरफ बढ़ गई और उसने एक मेड से डॉक्टर को फोन करने के लिए कह दिया। कावेरी माई इस पूरे मेंशन की हेड सर्वेंट थी और उनका हुक्म कोई भी सर्वेंट नहीं टाल सकता था। कुछ ही देर में डॉक्टर मेंशन में आ गई थी। कावेरी माई डॉक्टर के साथ वापस उस लड़की के रूम में गई। वो लड़की अभी भी डरी सहमी बैठी हुई थी और खुद को अच्छे से कंबल से कवर किए हुए थी। जैसे ही उसने डोर ओपन होने की आवाज सुनी, झटके से उसने घबराई हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखा, पर जैसे ही उसने कावेरी माई को डॉक्टर के साथ अंदर आते हुए देखा, तब वो कुछ देर के लिए शांत हुई। कावेरी माई ने उसे जब इतना डरा सहमा देखा, तो उसके पास आते हुए बोली, बिटिया डरो मत, मैंने कहा ना, आज वो नहीं आने वाला। कहकर कावेरी माई ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिबा, इसे चेक कीजिए और जो भी जरूरी ट्रीटमेंट हो तो प्लीज आप कीजिएगा, क्योंकि इस बच्चे की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक उस लड़की की तरफ देखा और फिर कावेरी माई से कहा, ठीक है माई, मैं अभी इसे देख लेती हूँ, तब तक आप थोड़ा बाहर वेट कीजिए। कावेरी माई ने डॉक्टर से कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, आपको जो चेकअप करना है मेरे सामने कीजिए। डॉक्टर भी जानती थी कि इस मेंशन से कावेरी माई का क्या रुतबा है, इसीलिए उसने अब कावेरी माई से और बहस करना सही नहीं समझा और आकर उस लड़की के पास बैठ गई। डॉक्टर ने जैसे ही उस लड़की के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाना चाहा, तो उस लड़की ने कांपकर उसे और भी कसकर पकड़ लिया और नम आंखों से कावेरी माई की तरफ देखने लगी। कावेरी माई ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, डरो मत, ये सिर्फ तुम्हें चेक करना चाहती हैं, तुम्हें दर्द हो रहा था ना, तो ये तुम्हें दवा भी देंगे। कावेरी माई की बात सुनकर उस लड़की ने ब्लैंकेट को छोड़ दिया। डॉक्टर ने जैसे ही ब्लैंकेट हटाया, तो उसकी बॉडी पर बने निशानों को देखकर कुछ पल के लिए तो डॉक्टर भी हैरान रह गई। उसने हैरानी भरी नजरों से कावेरी माई की तरफ देखा, तो कावेरी माई ने इशारे से उसे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। डॉक्टर ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और उसकी पूरी बॉडी को एग्जामिन करने लगी। कुछ देर उसे एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और अपनी जगह से खड़ी हुई और कावेरी माई से बोली, माई, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, आप मेरे साथ बाहर चलिए। कावेरी माई ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर के साथ बाहर आ गई। कावेरी माई ने रूम का डोर बाहर से बंद किया और फिर डॉक्टर से पूछा, कहिए डॉक्टर, क्या कहना चाहती थी आप? डॉक्टर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, कावेरी माई, उस लड़की की हालत वाकई में ठीक नहीं है और आप भी जानती हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। और जो कुछ भी हुआ है, बड़ी बेरहमी के साथ हुआ है। इस वक्त उसे आराम की सख्त जरूरत है। फिलहाल मैं कुछ दवाएं दे रही हूँ जो उसे वक्त पर लेनी है, लेकिन इन सब का उसकी मेंटल कंडीशन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि इसके साथ ये सब दोबारा ना हो, क्योंकि उस लड़की को इतना डरा सहमा हुआ देखकर ही मैं समझ गई थी, अगर उसके साथ दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो शायद वो अपना मानसिक भी संतुलन खो दे। फिलहाल तो मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, जिससे उसे दर्द में राहत मिलेगी। फिर एक लिफाफा कावेरी माई को पकड़ाते हुए कहा, और यह कुछ दवाएं हैं जो वक्त पर उसे दे देना। कुछ और इंस्ट्रक्शन देने के बाद डॉक्टर वहां से चली गई। कावेरी माई ने एक गहरी सांस ली और एक नज़र रूम के बंद डोर को देखा और फिर वहां से चली गई। रात के 9 बजे कावेरी माई उस लड़की को ड्रेसिंग के सामने बैठाकर उसके हाथों पर और उसके चेहरे पर एक काला रंग लग रही थी। कावेरी माई को ऐसा करते देख उस लड़की ने कंफ्यूजन से कावेरी माई से पूछा, माई, आप ऐसा क्यों कर रही है और यह काला रंग आप मुझे क्यों लग रही है? कावेरी माई ने कहा, ताकि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। अगर यहाँ से निकलना है तो तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा। कावेरी माई ने कुछ ही देर में उस लड़की का पूरा हुलिया बदल दिया था। उसका गोरा दूध सा चमकता रंग अब काले रंग में बदल चुका था। उसकी आंखों पर एक बड़े बड़े लेंस वाला चश्मा लगा हुआ था और उसके बाल जो इतने ज्यादा सिल्की और लंबे थे, कावेरी माई ने उसमें ढेर सारा तेल लगाकर उसकी 2 चोटियां गूंथ दी और फिर एक पुरानी सी साड़ी उस लड़की को पहना दी। अब वो लड़की, जो कुछ देर पहले तक एक खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी, अब किसी गांव की लड़की की तरह नजर आ रही थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। कावेरी माई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। अब तुम इस हुलिये के साथ यहाँ से निकल सकती हो।
फिर कावेरी माई ने उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाई और एक लेटर को उस पोटली के अंदर रखते हुए कहा, इस चिट्ठी को उस बूढ़ी औरत को दे देना, बाकी वो आगे सब संभाल लेगी, तुम्हें फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कावेरी माई, आप कौन सी बूढ़ी औरत की बात कर रही हैं? तो कावेरी माई ने पोटली की गांठ को अच्छी तरह से लगाते हुए कहा, वो सब तुम बाद में खुद समझ जाओगी, अभी फिलहाल के लिए ये पर्ची पकड़ो, इसमें उस बूढ़ी औरत का एड्रेस है और बाकी यह ट्रेन की टिकट। ट्रेन आज रात 11 बजे की है शिमला के लिए, तुम्हें वहीं जाना होगा और जैसा मैं तुम्हें कहूँ वही करना होगा। कहकर कावेरी माई ने उस लड़की को काफी कुछ समझाया और फिर उस लड़की का हाथ पकड़े हुए रूम से बाहर आ गई। CH2, तुम्हें उससे दूर जाना ही होगा अब आगे। मेंशन में काम करने वाले सभी सर्वेंट शाम को 7 बजे के बाद ही सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चले जाते थे, इसीलिए पूरे मेंशन में कावेरी माई और उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं था। कावेरी माई उसका हाथ पकड़कर मेन डोर के पास तक आई, फिर उन्होंने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मैं बाहर जाकर मेन गेट से गार्ड को किसी तरह से हटाती हूँ, तब तो तुम यही छुपकर मेरा इंतजार करना, जब वो गार्ड वहां से हट जाएगा तब मैं तुम्हें इशारा करूंगी, फिर तुम जल्दी से मेरे पास आ जाना, ठीक है? कावेरी माई की बात सुनकर उस लड़की ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो कावेरी माई मेन डोर से बाहर चली गई। वही वो लड़की मेन डोर से थोड़ा साइड में हटकर एक पर्दे के पीछे छुप गई। कावेरी माई ने बाहर खड़े गार्ड से कहा, अरे रमेश, तुम जरा पीछे वाले गेट पर देख कर आओ, मुझे वहां पर कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद कोई है जो ताक झांक कर रहा है। रमेश, जो उस गेट पर खड़ा हुआ गार्ड था, उसने कहा, ठीक है माई, अभी जाकर चेक करके आता हूँ। कहकर वो गार्ड जल्दी से वहां से निकल गया। कावेरी माई ने मेन डोर के पास छिपकर खड़ी हुई उस लड़की की तरफ देखा और फिर उसे हाथ के इशारे से अपने पास आने के लिए कहा। वो लड़की पोटली को थामे हुए डरे सहमे कदमों से मेन डोर से बाहर आई और अपने आसपास देखते हुए कावेरी माई की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद वो लड़की कावेरी माई के पास पहुंच गई। कावेरी माई ने अपने आसपास देखकर तसल्ली की कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। फिर उन्होंने अपनी कमर से कुछ रुपए निकाले जो उन्होंने अपनी साड़ी में छिपाए हुए थे, वो निकालकर उस लड़की के हाथ पर रखते हुए कहा, ये लो, ये तुम्हारे काम आएंगे और जैसा जैसा मैंने समझाया है वैसा ही करना, ठीक है? उस लड़की ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया। कावेरी माई ने साड़ी का पल्लू उस लड़की के सिर पर डाला और हल्का सा घूंघट उसके माथे तक लाते हुए कहा, जब तक तुम उस जगह पहुंच ना जाओ, अपने इस हुलिये को मत हटाना, क्योंकि यही है जो तुम्हें इन लोगों की नज़र में आने से बचाएगा। कावेरी माई को अपने लिए इतनी ज्यादा फिक्र करते देख उस लड़की की आंखों में नमी आ गई। उसने कसकर कावेरी माई को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू कावेरी माई, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे डर है कहीं उनके गुस्से का शिकार आपको ना होना पड़े। कावेरी माई ने प्यार से उस लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी फिक्र तुम मत करो और अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारा इतनी देर तक यहाँ खड़े रहना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। उस लड़की ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने कदम उस सुनसान सड़क की तरह बढ़ा दिए। कावेरी माई काफी देर तक वहाँ खड़ी रही, जब तक कि वो लड़की उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। तभी वो गार्ड भागता हुआ वहां आया और बोला, कावेरी माई, मैंने वहां अच्छे से चेक किया, वहां कोई भी नहीं है। कावेरी माई, जो उसी तरफ देख रही थी जिस तरफ से वो लड़की गई थी, उन्होंने हड़बड़ाकर उस गार्ड की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद हो सकता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो, ठीक है, अब तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। कहकर कावेरी माई मेंशन के अंदर आ गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो लड़की सही सलामत शिमला पहुंच जाए। रात के 10:30 वो लड़की प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई अपनी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त उसका दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे जाकर उसका भविष्य क्या होगा। रह रहकर उसके जहन में वो पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थी कि कैसे इन 3 दिनों में उसकी जिंदगी ऐसी हो गई थी, कैसे उसकी जिंदगी की सारी खुशियां ही छिन गई थी, किस तरह से उसके साथ ज्यादती हुई थी। ये सब याद आते ही उस लड़की की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे, पर जल्दी ही उसने उन आंसू को पोंछ लिया। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर ही कुछ आदमियों पर पड़ी जो उसी प्लेटफॉर्म पर ही किसी को ढूंढ रहे थे।
उन्हें देखकर उस लड़की की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपने चेहरे को उस घूंघट से अच्छे से कवर कर लिया और मन ही मन बोली, ये तो वही आदमी है ना जो उस दिन भी हमारे घर आए थे। नहीं, मतलब उन्हें पता चल गया है कि मैं मेंशन में नहीं हूँ। भगवान जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, किसी तरह से मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। अब तक वो आदमी उस लड़की के पास आ गए थे। वो लड़की अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी, लेकिन कावेरी माई के कहे हुए शब्द की, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तभी तुम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगी। बस यही शब्दों ने उसे थोड़ी बहुत हिम्मत दी हुई थी। उसने अपने डर को काबू में करने के लिए अपने हाथ में पकड़ी हुई पोटली को कसकर पकड़ लिया था। तभी उनमें से एक आदमी उस लड़की के पास आया और अपनी डरा देने वाली आवाज में कहा, क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? कहकर उस आदमी ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रही इस लड़की की फोटो को उसे दिखाया। उस लड़की ने जब अपनी फोटो उसके मोबाइल में देखी तो एकदम से अपना सिर जल्दी से ना में हिलाते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा है। उस आदमी ने अपनी आंखें छोटी कर उस लड़की को देखा और फिर कहा, अपना घूंघट हटाओ, हमें तुम्हारा चेहरा देखना है। तभी दूसरे आदमी ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? इसे देख, कहाँ ये काली अंधियारी रात और कहाँ वो उजला हुआ चांद। तुझे लगता है कि यह लड़की वो हो सकती है? तो पहले वाले आदमी ने उस दूसरे आदमी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ये तो तू सही रहा है, कहाँ ये काली कलूटी बदसूरत और कहाँ वो एकदम मक्खन की तरह गोरी। ये तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती, चल कहीं और ढूंढते हैं। कहकर वो आदमी आगे बढ़ गए। उनके वहां से जाते ही उस लड़की की जान जो अब तक हलक में अटकी हुई थी, एकदम से उसने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रख खुद को थोड़ा शांत किया। जब तक वो आदमी उसके आसपास खड़े हुए थे वो डर की वजह से एक सांस भी नहीं ले पा रही थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। उस लड़की ने अपना घूंघट हल्का सा हटाकर अपने आसपास देखा तो वो आदमी कुछ ही दूरी पर खड़े हुए और लोगों से भी पूछताछ कर रहे थे। उस लड़की ने जल्दी से अपनी पोटली संभाली और ट्रेन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वो लड़की जल्दी से जाकर अपनी सीट में बैठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में उस ट्रेन ने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया और धीरे धीरे कर उसने अपनी गति पकड़ ली। जैसे जैसे वो ट्रेन आगे बढ़ रही थी, वो लड़की एक एक कर उन सभी बुरी यादों को अपने पीछे छोड़ती जा रही थी। वो अपना सिर ट्रेन की खिड़की से सटाए हुए अपनी आंखें बंद किए बैठी थी। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में काफी सारी बातें चल रही थी। काफी कुछ ऐसा था जो सिर्फ दर्द भरा था, पर काफी कुछ ऐसा भी था जो बहुत ही खूबसूरत था। पर अब उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी में आगे कुछ भी खूबसूरत हो सकता है। उसने तो अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो गया था उसका। उसने तो खुद को भी खो दिया था। CH3 श्री। अब आगे। 1 साल बाद शिमला। एक खूबसूरत सी लड़की जिसने फ्लोरल प्रिंट वाला एक अनारकली सूट पहना हुआ था, वो भागते हुए जोर से बोली, दादी माँ, रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। कहते हुए वो लड़की जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। भागने की वजह से उसके पैरों में पहनी हुई पायल की बहुत ही मधुर सी आवाज कानों में पड़ रही थी और उसका दुपट्टा भी पीछे से हवा में लहरा रहा था। उस लड़की के खुले हुए सिल्की बाल जिसकी कुछ लंटें उसके चेहरे पर भी आ रही थी, उसने उसे अपनी उंगलियों से अपने कान के पीछे किया। तभी एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र करीब 65 साल के लगभग थी, उसने एक वाइट कलर की साड़ी जिसके किनारे गोल्डन कलर के थे और गले में मोती की माला और चेहरे पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था, वो अपने हाथ में मंदिर की पूजा की थाली लिए खड़ी थी। उसने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा और उसके फेस पर बड़ी स्माइल आ गई। वो लड़की आंखों में चमक लिए उस बूढ़ी औरत की तरफ ही आ रही थी। उसके गुलाबी होंठ और हंसने की वजह से नजर आ रहे उसके मोती जैसे दांत उसकी प्यारी सी मुस्कान को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। उस लड़की को देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी से भरपूर है। वो लड़की जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास आकर खड़ी हो गई और झुककर उनके पैर छूते हुए बोली, आप क्या मुझे भूलकर जा रही थी? क्या आपको पता नहीं था कि मैं भी आपके साथ मंदिर जाती हूँ? इस लड़की का नाम था श्री, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। दूध सा उजला गोरा रंग, दिखने में एकदम नाजुक सी, बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिन पर सजी लंबी पलकें, सुर्ख गुलाबी मखमली होंठ और गोरे गालों पर पड़ने वाले डिंपल,
जो उसकी मुस्कान को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते थे। श्री के हल्के भूरे बाल जो कमर तक लंबे थे और हल्के से घुंघराले भी थे। देखने में श्री बिल्कुल परियों की तरह लगती थी, बहुत ही प्यारी और मासूम। श्री को देखकर उस बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, अरे श्री, मुझे अच्छे से पता है कि तुम भी मेरे साथ चलने वाली हो और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? श्री ने उस बूढ़ी औरत के हाथ से पूजा की थाली लेते हुए कहा, झूठ मत बोलिए, मैंने देखा आपको, आप मेन डोर की तरफ जा रही थी। तो दादी माँ ने हंसते हुए कहा, अरे सच में श्री, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही थी। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें छोड़कर मंदिर चली जाती तो पंडित जी तो मुझ पर ही गुस्सा करते हैं ना, कि मैं उनकी श्री बिटिया को छोड़कर आ गई। तुम्हें पता है ना, वहाँ सभी लोग तुम्हारे आने का कितना इंतजार करते हैं कि कब उनकी लाडली श्री वहाँ पर आए और अपनी मधुर सी आवाज में एक प्यारा सा भजन गाकर उन्हें सुनाए। श्री ने अपने कदम मेन डोर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, अब आप देर मत कीजिए और जल्दी चलिए। दादी माँ श्री के साथ साथ मेन डोर से बाहर आ गई। श्री और दादी माँ दोनों ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक मंदिर के बाहर रुकी। श्री पहले पूजा की थाली पकड़े हुए गाड़ी से बाहर आई, फिर उसने दूसरे हाथ से दादी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें भी बाहर आने में मदद की। श्री दादी माँ का हाथ पकड़े हुए ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और कुछ ही देर में वो मंदिर में पहुँच भी गई। पंडित जी ने जब उन दोनों को वहां आते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आ गई श्री बिटिया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और देखो ये लोग भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी से आरती गाकर हमारी पूजा संपन्न करो। श्री ने हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी पूजा की थाली पंडित जी को पकड़ाई और अपने सिर को दुपट्टे से ढकते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, आरती तो मैं गा दूंगी, लेकिन प्रसाद का एक दोना मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। श्री की बात सुनकर दादी माँ और पंडित जी दोनों को हंसी आ गई। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो श्री, मैं पहले ही तुम्हारे लिए एक दोना प्रसाद अलग से निकाल कर रखता हूँ। अब देर मत करो, आरती का वक्त हो गया है। श्री ने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मधुर आवाज में बहुत ही प्यारा भजन गाने लगी। वहां खड़े सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और श्री की आवाज में उस भजन को सुनने लगे। श्री की आवाज अब पूरे मंदिर में गूंज रही थी और वहां के माहौल को बहुत ही ज्यादा भक्तिमय बना रही थी। श्री की आवाज में एक कशिश थी जिससे सभी लोग अपनी सुध बुध खोकर उस भजन में खो जाया करते थे। कुछ ही देर में आरती खत्म हुई तो दादी माँ ने अपनी आंखें खोलकर श्री की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए हाथ जोड़े हुए भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी थी। तभी दादी माँ का ध्यान श्री की आंखों की तरफ गया, जहां हल्की हल्की नमी बूंद के रूप में बहकर उसके गालों पर आ गई, जिसे देखकर दादी माँ कुछ पल के लिए उदास हुई। फिर प्यार से श्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, श्री बिटिया, क्या हुआ? श्री ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दादी माँ की तरफ देखा, फिर स्माइल करते हुए अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं दादी माँ, आपको पता है ना, जब भी मैं भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होती हूँ तो अपने आप ही मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, आप जल्दी से प्रसाद लीजिए, मैं अभी आई। कहकर श्री जैसे ही वहां से जाने लगी, दादी माँ ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगी, जल्दी आ जाना। श्री ने जाते हुए ही कहा, हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगी। कहकर श्री जल्दी से मंदिर से बाहर आ गई। पंडित जी ने पूजा की थाली वापस दादी माँ को देते हुए कहा, ये श्री बिटिया भी ना, पता नहीं किस बात की जल्दी में रहती है, लीजिए प्रसाद। फिर उन्होंने एक दोना और प्रसाद की थाली में रखते हुए कहा, अब श्री बिटिया को बता देना कि मैंने उन्हें एक प्रसाद का दोना एक्स्ट्रा दिया है, वरना इसकी भी वह शिकायत करेगी मुझसे। दादी माँ कुछ देर बाद पूजा की थाली लेकर बाहर आ गई और अपनी चप्पलों को पहनते हुए बोली, ये श्री कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, जब देखो बिना बताए चली जाती है। तभी उनकी नज़र कुछ ही दूरी पर गई, जहां पर श्री कई सारे छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट बांट रही थी। वो सभी बच्चे वहां बैठे भिखारियों के थे और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो अक्सर श्री के आने का इंतजार करते थे। इन्हें देखकर दादी माँ ने हंसते हुए कहा, ये लड़की भी ना, कभी भी इन बच्चों के लिए कुछ लाना भूलती नहीं है।
कुछ ही देर में श्री उन बच्चों को चॉकलेट बांटकर वापस दादी माँ के पास आई और बोली, पंडित जी ने मेरा प्रसाद दिया ना? तो दादी माँ ने कहा, बेटा, उन्होंने तुम्हारा प्रसाद दिया, अब चलो, धूप कितनी तेज हो आई है। श्री ने दादी माँ के हाथ से प्रसाद की थाली ले ली और दादी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ दादी माँ, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है, मैं तो गाड़ी में बैठकर ही प्रसाद खाऊंगी। कहकर श्री दादी माँ को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने में हेल्प करने लगी और खुद भी उनके बगल में ही बैठ गई। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। CH4 रणविजय चौहान अब आगे, दिल्ली। एक बड़े से आलीशान मेंशन के बड़े से रूम में एक दीवार पर एक लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल नजर आ रही थी। इस तस्वीर के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था जो अपनी गहरी आंखों से उस तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए उस शख्स की आंखों में कई तरह के इमोशन आ जा रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में रखे हुए थे और उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे भाव तो जैसे उसकी गहरी आंखों में समाये हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के आगे एक सीन किसी फिल्म की तरह नजर आने लगा। वही तस्वीर वाली लड़की उसकी बाहों में खून से लथपथ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो शख्स उस लड़की को इस हालत में देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, मेरी शिवांगी को कुछ नहीं हो सकता। शिवांगी, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, प्लीज अपनी आंखें बंद मत करो। शिवांगी, जो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही थी, उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उस शख्स की तरफ देखा, फिर अपने कांपते हाथ उस शख्स के गाल पर रखते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है रणविजय, तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ यही तक था, अपने दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना, बस आखिरी बार मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए आई लव यू सुनना चाहती हूँ, प्लीज मेरी यह आखिरी विश पूरी कर दो। शिवांगी की यह बात सुनकर रणविजय ने कसकर शिवांगी को अपने सीने से लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और रोते हुए बोला, आई लव यू शिवांगी, आई लव यू, ये रणविजय सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, वरना यह आहान आज पूरी तरह से टूट जाएगा। तभी उसने महसूस किया कि शिवांगी का शरीर ढीला पड़ गया है। यह महसूस होते ही कुछ पल के लिए रणविजय एकदम से जम सा गया, फिर उसने शिवांगी को खुद से थोड़ा दूर किया और शिवांगी के बेजान चेहरे को देखकर एकदम बहुत जोर से चिल्लाया, शिवांगी। लेकिन शिवांगी तो कब का उसे छोड़कर जा चुकी थी, अब जो उसकी बाहों में था वो था शिवांगी का पार्थिव शरीर। रणविजय की आंखों से आंसू बहकर शिवांगी के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने शिवांगी के फोरहेड पर अपने होंठ रख दिए और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती शिवांगी, नहीं जा सकती, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना, तुमने तो सारी जिंदगी मेरा साथ देने का वादा किया था ना, और इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ गई। तभी वो शख्स, जो कोई और नहीं रणविजय था, अचानक ही प्रेजेंट में लौट आया और झटके से अपनी आंखें खोल दी। इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जैसे वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। रणविजय ने शिवांगी की तस्वीर को देखते हुए कहा, तुम अपना वादा तोड़कर चली गई शिवांगी, लेकिन मैं यह वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया है, उसे तो मैं ढूंढ निकालूंगा और उसकी पूरी जिंदगी एक सजा बना दूंगा। उसे क्या लगता है कि वो मुझसे बच पाएगी? नहीं, अब वक्त आ गया है दोबारा उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बनाने का। कहते हुए रणविजय की आंखों के भाव बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गए। ये था रणविजय चौहान, चौहान खानदान का इकलौता वारिस, देखने में काफी हैंडसम, उम्र 26 साल, रंग गोरा, गहरी काली आंखें, हल्के पिंक लिप्स, हमेशा जेल से सेट किए हुए बाल, हाइट 6 फीट 4 इंच, गठीला शरीर, देखने में इतना अट्रैक्टिव कि कई लड़कियां इसके पीछे पागल हैं, पर रणविजय जिसके पीछे पागल था वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। रणविजय चौहान जिसके चेहरे से ही उसका रौब झलकता है, शायद हो कोई होगा जो उससे नजर मिलाकर बात कर सके। जहां लोग तो शिवांगी और रणविजय के प्यार की मिसाल दिया करते थे और कुछ ही वक्त में उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शिवांगी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, जिस वजह से आज के रणविजय में और आज से 1 साल पहले के रणविजय में अब जमीन आसमान का अंतर आ गया था।
पहले रणविजय चौहान काफी ज्यादा हंसमुख था और काफी नर्म दिल भी, सिर्फ अपनी शिवांगी के लिए, बाकी दुनिया के लिए वो हमेशा से ही रूड और एक घमंडी इंसान था। जब से शिवांगी उसे छोड़कर गई थी, उसने बेरहमी की सारी हदें पार कर ली थी। वो आप और भी ज्यादा रूड हो गया था। घमंडी तो वो पहले भी बहुत था, लेकिन अब उसका घमंड उसके सर चढ़कर बोलता था। वो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था, या कह सकते हैं कि अब उसका दिल पूरी तरह से पत्थर का हो गया था। उसे किसी की दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसका इतना हार्टलेस होना शिवांगी की जुदाई की वजह से था। तभी पीछे ही टेबल पर रखा हुआ उसका फोन रिंग करने लगा। रणविजय ने पलटकर उस फोन की तरफ देखा और अपने कदम टेबल की तरफ बढ़ा दिए। फोन पिक करके अपने कानों पर लगाया तो दूसरी तरफ की बात सुनकर रणविजय ने कहा, मीटिंग फिक्स करो, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और सोफे पर रखा हुआ अपना कोट उठाकर पहन लिया। उसने एक नज़र फिर से शिवांगी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, अब तुमसे रात को मिलता हूँ शिवांगी, मेरा इंतजार करना। कहकर उसने अपने कदम रूम के डोर की तरफ बढ़ा